हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है धातु एवं अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए हैं। यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो पहला क्लास है वह इस चैप्टर का बेसिक क्लास है। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी चैप्टर को समझने के लिए बेसिक समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए पहला क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आपको यह पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पिछले क्लास में हम आपको धातु के बारे में बताए थे, अधातु के बारे में बताए थे और उपधातु के बारे में बताए थे, और साथ ही साथ धातु के भौतिक गुण धर्म के बारे में भी हम आपको बताए थे कि धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे। तो इसलिए आप लोग पहला क्लास जरूर देख लीजिएगा। और आज हम आपको सबसे पहला नंबर प्रश्न बताएंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके आगे जितने सारे भी प्रश्न शेष बच गए हैं, सभी प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि धातु के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं, जिसमें पहला है कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कक्षा कहने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे कोई भी धातु है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी धातु है तो कोई भी धातु के पहले कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरे कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, और तीसरे कक्षा में भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। यानी कि कोई भी कक्षा पूरा करने के लिए अगर धातु पहले कक्षा में है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ेगा, अगर दूसरे कक्षा में जा रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ेगा, और यदि तीसरे कक्षा में जा रहा है तो भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ेगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे मान लिया जाए कि सोडियम का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है, आप लोग जानते हैं। तो सोडियम के पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 2 10 तो हो गया। ध्यान से आप लोग यहां पर देखिए, 8 और 2 10 तो हो गया, लेकिन सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसलिए एक और कक्षा बनेगा जो कि तीसरा कक्षा होगा, और इसमें बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए बोला जाता है कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो सोडियम है यह हमेशा चाहेगा कि यह जो 1 है इसको या तो हम किसी से पैंचा ले लें, यानी किसी से मांग लें, या फिर किसी को दे दें। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को हम अभी बताएं कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यह अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यह 2 उपाय लगाएगा, जिसमें पहला उपाय होगा कि या तो 7 वह किसी से ले ले, उधार ले ले, ठीक है, या तो 7 किसी से ले ले, या फिर अगर इसको 7 नहीं मिल रहा है तो अपना 1 या किसी को दे दे। ठीक है, अपना 1 या किसी को दे दे। तो यहां पर 7 तो मांगना बहुत मुश्किल काम है। यदि आपके पास 1 रुपया है और यदि दूसरे से 7 रुपया मांगना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन 1 रुपया देना तो बहुत आसान काम है। इसलिए सोडियम क्या करता है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग कर देता है, जिससे क्या होता है कि बाह्यतम कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन है वह हट जाते हैं, और उसके बाद सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जो कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में जो 8 यहां पर पूरा हो गया, यानी कि इसका अष्टक पूरा हो गया, तो 1 का क्या करता है? यह त्याग कर देता है। इसलिए यहां पर बोल रहा है कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के बारे में तो हम आपको बता दिए कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यदि हम लोग मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। तो यदि हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि आप लोग मैग्नीशियम के परमाणु संख्या के बारे में जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसके बाद दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 और 2 10 हो गया, बाकी कितना बच गया? 2 बच गया, क्योंकि
परमाणु संख्या 12 होता है, इसलिए एक तीसरा कक्षा बनेगा जिसके बाहर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8 2 10 और 2 12, इसलिए मैग्नीशियम के 12वें कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार से 12वां कक्षा निकाला जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि परमाणु संख्या आपको ध्यान है तो आप लोग 12वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से एल्युमिनियम का भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि पहले कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और दूसरे कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो पहले कक्षा में 2 हो गया, दूसरे कक्षा में 8 हो गया, बाकी कितना बच गया, 3 बच गया। तो यह तीसरा कक्षा बनाएगा जिसके अंत में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि 12वें कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से 12वां कक्षा निकाला जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि समझ गए हैं तो आप लोग परमाणु संख्या भी जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक परमाणु संख्या याद नहीं होगा तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम के 12वें कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि परमाणु संख्या यदि याद है तभी आप लोग 12वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, जो धातुओं के रासायनिक गुण धर्म के बारे में हम आपको बता रहे थे, उसमें सबसे पहला क्या हो गया कि इसके 12वें कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तीनों का उदाहरण देकर के हम आपको बता दिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद धातुओं के दूसरे रासायनिक गुण को हम लोग देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर प्रायः धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि जो धातु होते हैं यदि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम Mg हम लोग ले लिए, और इसको यदि हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो Mg+O2 हो गया। तो क्या बन जाएगा, धातु के ऑक्साइड, यानी कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इसी चीज को बोल रहा है कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो धातु के ऑक्साइड बनाता है। बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से समझिए। उसके बाद यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि यहां पर जो धातु ऑक्सीजन के साथ मिल करके यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो कि एक क्षार है। ध्यान रखिएगा, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक क्षार है। और क्षार के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो बस यहाँ पर इसी चीज को हम नीचे लिख दिए हैं कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो धातु के 2 रासायनिक गुण के बारे में हम आपको बता दिए। अब उसके बाद एक और गुण है जो कि तीसरा गुण है। ध्यान रखिएगा, कुल 3 गुण ही आपको हम बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तीसरा गुण कहता है कि कुछ धातुएं ज्यादा क्रियाशील होने के कारण हवा में आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, यानी कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि खुली हवा में नहीं रह सकते हैं। अगर खुली हवा में उसको बाहर छोड़ देंगे तो उसमें आग लग जाएगा, वह आग पकड़ लेगा। इसलिए आग से बचाने के लिए कुछ धातुओं को किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। वह कौन कौन से धातु हैं जिनको किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है? तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि धातु के तीनों गुण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। भौतिक गुण में हम आपको कौन कौन से गुण बताए थे? यदि आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको याद होगा, हम आपको धातु के भौतिक गुण के बारे में बताए थे कि भौतिक गुण में पहला होता है कि धातुएं प्रायः चमकीली होती है। उसके बाद दूसरा बताए थे कि धातु कठोर होते हैं। उसके बाद अगला बताए थे कि धातु अकातभर्द होते हैं। उसके बाद अगला बताए थे कि धातु तन्य होते हैं। उसके बाद अगला बताए थे कि धातु प्रायः विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है। इस प्रकार से बहुत सारे भौतिक गुण बताए थे। और यहाँ पर हम आपको रासायनिक गुण बताए कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला हम आपको बताए कि 12वीं कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके बाद दूसरा बताए कि धातु ऑक्सीजन से संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। और उसके बाद तीसरा बताए कि कुछ धातुएं ज्यादा क्रियाशील होने के कारण हवा में नहीं रह सकते हैं, और हवा में जब रहेगा तो यह आग पकड़ लेगा, इसलिए कुछ धातुओं को किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। ध्यान से आप लोग समझिएगा, लघु उत्तरीय का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है।
कह रहा है कि वैसे धातु के ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग वैसे ऑक्साइड को बोलते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है, इसे ही हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे Al2O3, Al2O3 का पूरा नाम क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, यानी कि Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड यह उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, यानी कि इसमें अम्लीय गुण भी है और क्षारीय गुण भी है। ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड हम लोग वैसे ऑक्साइड को कहते हैं जिसमें अम्ल का भी गुण रहे और क्षार का भी गुण रहे, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया इत्यादि। तो उम्मीद करते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि एनोडीकरण किसे कहते हैं? ध्यान से आप लोग समझिएगा, एनोडीकरण किसे कहते हैं? यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो करीब करीब बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि एनोडीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका जवाब जानते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलिए यहां पर हम आपको बताते हैं कि एनोडीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड का मोटा परत बन जाना ही एनोडीकरण कहलाता है। एल्युमिनियम तो आप लोग देखे होंगे कि एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड का मोटा परत बन जाता है, इसी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडीकरण बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा परिभाषा हो जाएगा कि एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड का मोटा परत बन जाना ही एनोडीकरण कहलाता है। अब यह मोटा परत क्यों बन जाता है इसको आप लोग ध्यान से समझिए। इससे एल्युमिनियम धातु और मजबूत हो जाता है, यानी कि जब यह परत एल्युमिनियम के ऊपर बन जाता है तो एल्युमिनियम धातु और ज्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम धातु का एक एनोड लेकर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाता है। इस ऑक्सीजन के कारण एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोटा परत बना लेता है। इस क्रिया को ही एनोडीकरण नाम दिया गया है। तो यह पूरा प्रोसेस आप लोग समझ गए। कैसे समझ गए इसको एक बार फिर से आप लोग दोबारा से समझिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है कि एल्युमिनियम धातु का एक एनोड लेकर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का एक छोटा सा एनोड लेकर के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी कि H2SO4 के साथ जब उसकी अभिक्रिया कराते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाता है और इस ऑक्सीजन के कारण एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोटा परत बना लेता है। इस क्रिया को ही एनोडीकरण कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक जो हम आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताए धातुओं के रासायनिक गुण। इसमें 3 पॉइंट बताए कि धातुओं के रासायनिक गुण में 3 पॉइंट होते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हम आपको बताए कि धातु ऑक्सीजन से संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। और अंत में हम आपको बताए कि कुछ धातुएं ज्यादा क्रियाशील होने के कारण जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न बताए कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें हम आपको बताए कि जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उसके बाद एनोडीकरण के बारे में हम आपको बताए कि जब एल्युमिनियम के एक एनोड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम के एनोड पर ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाता है और इस ऑक्सीजन के कारण एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोटा परत बना लेता है। इस क्रिया को ही हम लोग एनोडीकरण नाम देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे ऊपर में लिथियम होता है, उसके नीचे पोटेशियम होता है, उसके नीचे सोडियम होता है, उसके नीचे कैल्शियम होता है, उसके नीचे मैग्नीशियम होता है, उसके नीचे एल्युमिनियम होता है। इस प्रकार से धातुओं को व्यवस्थित किया जाता है, जो कि पहले नंबर चैप्टर में भी हम आपको बताए थे। और साथ साथ हम आपको बताए थे पहले नंबर चैप्टर में भी कि जो ऊपर वाला धातु होता है वह नीचे वाला से ज्यादा क्रियाशील होता है। ध्यान रखिएगा,
ऊपर वाला धातु नीचे वाला धातु से ज्यादा क्रियाशील होता है। यानी कि यहां पर आप लोग ध्यान से समझिए, ऊपर में क्या है, लिथियम है, यानी कहने का मतलब कि जो लिथियम होगा वह पोटेशियम से ज्यादा क्रियाशील होगा। अब पोटेशियम के नीचे सोडियम है, ध्यान से देखिए, पोटेशियम ऊपर में है और सोडियम नीचे में है, यानी कि पोटेशियम जो है वह सोडियम से ज्यादा क्रियाशील होगा। यदि उसी प्रकार से हम लोग कैल्शियम और सोडियम में कंपैरिजन करें तो सोडियम धातु ज्यादा क्रियाशील होगा कैल्शियम से। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से यह प्रोसेस चलता रहता है। तो यदि व्यवस्थित करने के लिए बोल दे, जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ देता है, जैसे इस प्रकार से, यहां पर आप लोग ध्यान से समझिए, आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन दे देगा कि Na ग्रेटर देन Ca ग्रेटर देन K ग्रेटर देन Mg, और बोलेगा कि इसको क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर व्यवस्थित करिए। तो आपको यहां पर याद रखना होगा कि कौन धातु ऊपर होता है, कौन धातु नीचे होता है। तो यहां पर देख लीजिए, Na, Ca, K और Mg, यानी कि सोडियम दे दिया, कैल्शियम दे दिया, पोटेशियम दे दिया और मैग्नीशियम दे दिया। तो हम जानेंगे तब ना कि कौन धातु ऊपर रहता है, कौन धातु नीचे रहता है, तभी हम इसको व्यवस्थित कर पाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि पोटेशियम ऊपर रहता है, तो सबसे पहले पोटेशियम लिख दिए। उसके बाद पोटेशियम के नीचे कौन सा धातु होता है, सोडियम होता है, तो K के बाद हम लोग Na लिख दिए, सोडियम लिख दिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सोडियम के नीचे क्या है, कैल्शियम है, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, तो उसके बाद हम लोग कैल्शियम लिख देंगे। और कैल्शियम के बाद हम लोग जानते हैं कि नीचे कौन है, मैग्नीशियम है, तो लास्ट में हम लोग मैग्नीशियम लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 4 धातु का नाम दे देगा और इसको व्यवस्थित करने के लिए बोल देगा। तो यदि आप लोग क्रियाशीलता श्रेणी अच्छे से नहीं जानेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर हम इसलिए यहां पर सारे धातु को लिख दिए हैं कि कौन ऊपर में रहता है, कौन नीचे में रहता है। जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, सीसा हो गया। इस प्रकार से सब कुछ हम लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। सीसा का Pb होता है, और संकेत भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखिएगा। यदि संकेत नहीं याद होगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, बारीकी से हम आपको समझाएंगे, बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, क्योंकि जब तक बारीकी से आप लोग इस चैप्टर को नहीं समझेंगे, यह चैप्टर आपके ऊपर ऊपर से पार हो जाएगा, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। तो कह रहा है कि धातुएं जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। सबसे पहले हम लोग धातु के साथ जल की अभिक्रिया देखेंगे। ध्यान रखिएगा, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। तो यहां पर ध्यान से आप लोग समझिए, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। कह रहा है कि सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधिक क्रियाशील धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधिक क्रियाशील धातु यानी कि जो ऊपर वाले धातु होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इस प्रकार के जो धातु हैं, जब वह जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, वो भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। चलिए यहां पर हम लोग रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे K+H2O, यानी कि पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, KOH+H2, यानी कि पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा और साथ में उष्मा निकलेगा। उसी प्रकार से जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaOH+H2 प्लस उष्मा बनाएगा। NaOH कहने का मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा और प्लस में हीट भी निकलेगा। उसके बाद जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaOH का D2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा और प्लस में उष्मा भी निकलेगा। तभी आप लोग जानते होंगे कि सोडियम को जल के साथ नहीं रखा जाता है, बल्कि किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। इस बात को आप लोग जानते होंगे, क्योंकि सोडियम जो है वह जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, इसलिए सोडियम को हमेशा किरोसिन तेल में डुबा करके ही रखा जाता है। इस बात को आप लोग अभी अभी ऊपर में जाने हैं। तो यहां पर आप लोग तीनों रिएक्शन को ध्यान से याद रखिएगा। K+H2O, KOH+H2 प्लस उष्मा, Na+H2O से क्या बनेगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस में उष्मा। उसी प्रकार से जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस और प्लस में उष्मा।
अब चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कह रहा है कि पहला और दूसरा अभिक्रिया में, यानी कि यह वाला अभिक्रिया में और यह वाला अभिक्रिया में इतना ऊष्मा निकलता है कि हाइड्रोजन गैस को आसानी से जला देता है। यानी कि जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इतना भारी मात्रा में ऊष्मा निकलता है कि हाइड्रोजन को जला देता है। जबकि तीसरा अभिक्रिया में ऊष्मा हाइड्रोजन को नहीं जला पाता। यानी कि जब कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उतना ज्यादा ऊष्मा नहीं निकलता कि यह ऊष्मा हाइड्रोजन को जला दे। लेकिन जब पोटेशियम अभिक्रिया करेगा जल के साथ और सोडियम अभिक्रिया करेगा जल के साथ तो हाइड्रोजन गैस को जला देता है। इसको भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखिएगा। तो यह वाला अभिक्रिया आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि धातु जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद आगे कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि सब कुछ में अपवाद होता है, तो यहाँ पर भी अपवाद आ गया कि मैग्नीशियम धातु ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो जब ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है यानी कि गर्म जल से अभिक्रिया करता है। तो चलिए जब मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए, मैग्नीशियम जब गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ध्यान से आप लोग समझिए, मैग्नीशियम जब गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में H2 प्लस में ऊष्मा, यानी कि जो ऊपर में बन रहा था ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने से वहीं यहां पर भी बनेगा, लेकिन यहां पर जो पानी होगा वह गर्म पानी होगा, यानी कि यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, तो आपको बताना है मैग्नीशियम यानी कि Mg। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला चीज भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैर जाते हैं। यानी कि जो मैग्नीशियम होता है या फिर जो कैल्शियम होता है यह जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैरता है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा बनाता है। यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ऊष्मा बनाएगा, लेकिन ऊष्मा में इतना ताकत नहीं होता है कि वह हाइड्रोजन गैस को जला दे। अभी हम आपको ऊपर में बता रहे थे, जिससे हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम और कैल्शियम पर चिपक जाती है। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस निकलता है और जब हाइड्रोजन गैस नहीं जलता है तो वह मैग्नीशियम और कैल्शियम पर जाकर के चिपक जाता है, और जब यह कैल्शियम और मैग्नीशियम पर चिपक जाता है इसी वजह से मैग्नीशियम या कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह पर तैरने लग जाता है। तो यदि आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में यह वाला प्रश्न पूछ दिया जाए कि मैग्नीशियम या कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैरता है, तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा बनाता है, लेकिन ऊष्मा में इतना ताकत नहीं होता कि वह हाइड्रोजन गैस को जला दे, और इसलिए यह जो हाइड्रोजन गैस बनता है यह मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऊपरी परत पर जाकर के चिपक जाता है, और चिपकने के कारण ही मैग्नीशियम और कैल्शियम जल के ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि एल्युमिनियम, लोहा और जिंक धातु जो होते हैं वह ठंडा जल और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते। यानी कि एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया और जिंक हो गया, यह न तो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और इसलिए यह वाष्प से अभिक्रिया करता है। ठीक है, यह जल से अभिक्रिया नहीं करता बल्कि यह जल वाष्प से अभिक्रिया करता है। तो इसके बारे में भी अभी हम आपको आगे बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करवाते हैं कि अभी तक हम आपको क्या क्या बताए हैं। सबसे पहला अभिक्रिया बताए धातु के साथ जल की अभिक्रिया, यानी कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। उसके बाद हम आपको बताए कि कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता बल्कि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद हम आपको बताए कि मैग्नीशियम या कैल्शियम जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैर जाते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताए। और उसके बाद लास्ट में हम आपको बताए कि एल्युमिनियम, लोहा और जिंक जो है वह न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि यह जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जल वाष्प से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। जैसे एल्युमिनियम के बारे में हम लोग पढ़े, उसके बाद लोहा के बारे में पढ़े और जिंक के बारे में पढ़े।
कि यह तीनों जो धातु हैं वह ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है और गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो यह किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो जल वाष्प के साथ करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जब यह तीनों धातु जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम के बारे में जान लेते हैं कि जो एल्युमिनियम है वह यदि जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो Al2O3 बनाएगा, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसी प्रकार से जब आयरन यानी कि लोहा जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। उसी प्रकार से जब जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इस प्रकार से यह तीनों रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि न तो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है बल्कि जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। तो वह तीनों धातु हो जाएगा एल्युमिनियम, लोहा और जिंक, ध्यान रखिएगा। और जब एल्युमिनियम जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, लोहा जब जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है और जब जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे कह रहा है कि तांबा, चांदी, गोल्ड, उसके बाद प्लेटिनम, ये सब धातु जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यानी कि अभी तक हम आपको बहुत सारे धातु के बारे में बताए जिसमें से कुछ धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कि न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं बल्कि जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जो जल के किसी भी अवस्था के साथ यह अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि न तो ठंडा जल के साथ, न ही गर्म जल के साथ और न ही जल वाष्प के साथ। तो वह कौन कौन से धातु हैं जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करते? तो सबसे पहले तांबा हो जाएगा, उसके बाद चांदी हो जाएगा, उसके बाद गोल्ड हो जाएगा और सबसे लास्ट में प्लेटिनम हो जाएगा। तो यह चारों धातु का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं जो कि एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि लोहा का टैंकर नहीं बनाया जाता है जबकि तांबा का बनाया जाता है, क्यों? बताइए, लोहा का टैंकर नहीं बनाया जाता है लेकिन तांबा का टैंकर बनाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जवाब होगा कि तांबा एक ऐसा धातु है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अभी हम आपको यहां पर बता रहे थे, देखिए आप लोग ध्यान से, तांबा के बारे में अभी हम आपको बता रहे थे कि तांबा एक ऐसा धातु है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और जब अभिक्रिया नहीं करता है इसलिए लोहा के जगह पर तांबा का टैंकर बनाया जाता है। तो अब यदि आपसे पूछा जाएगा कि लोहा का टैंकर क्यों नहीं बनाया जाता है, तांबा का क्यों बनाया जाता है, तो अब इसका जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे क्योंकि तांबा जो है एक ऐसा धातु है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगला नंबर जो अभिक्रिया है वह कह रहा है कि धातु जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हम लोग कुछ धातु ले लिए, जैसे कॉपर ले लिए, जिंक ले लिए और लोहा ले लिए, ठीक है, कॉपर ले लिए, जिंक ले लिए और लोहा ले लिए और यह तीनों का रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल के साथ करवाते हैं, यानी कि तनु अम्ल के साथ करवाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अभिक्रिया कराने के बाद देखते हैं कि इससे क्या बनता है। तो जैसे सबसे पहला हम लोग देखते हैं, पहले कॉपर का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि Cu प्लस H2SO4। तो क्या बन जाएगा? CuSO4 बनेगा। CuSO4 कहने का मतलब क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। CuSO4 कहने का मतलब क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कॉपर सल्फेट बनाएगा, प्लस में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और प्लस में जल बनाएगा। तो यहां पर क्या कह रहा है कि धातु जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ध्यान से आप लोग समझिए, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर SO2 जो लवण बन गया और प्लस में यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहां पर SO2 प्लस H2O बन गया।
अब उसी प्रकार से दूसरा अभिक्रिया हम लोग देखते हैं जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि Zn प्लस HNO3। सूत्र आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnNO3 का द होल ट्वाइस। ध्यान रखिएगा, ZnNO3 का द होल ट्वाइस। कहने का मतलब क्या हो गया, जिंक नाइट्रेट। इसका पूरा नाम क्या हो गया, जिंक नाइट्रेट। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा, प्लस में NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, और प्लस में H2O बनाएगा, यानी कि यहां पर भी लवण और जल बन रहा है। उसके बाद तीसरा अभिक्रिया हम लोग देखते हैं जब लोहा नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि Fe प्लस HNO3। ध्यान से आप लोग समझिएगा, Fe प्लस HNO3 जब दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो FeNO3 का द होल ट्वाइस बनेगा, यानी कि आयरन नाइट्रेट बनेगा। उसके बाद NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस इधर H2O बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। और बस एक लाइन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लवण और हाइड्रोजन गैस आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप लोग समझ गए। चलिए इसी के बारे में यहां पर नीचे लिखा गया है कि ऊपर के उदाहरण में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिकम और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, यह दोनों एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक होते हैं। दुर्बल नहीं होते हैं बल्कि एक प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि शक्तिशाली ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करते हैं, जिसके कारण इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस शीघ्रता से अभिक्रिया कर जल का निर्माण कर लेता है। जैसे यहां पर हम आपको बता रहे थे कि लास्ट में हाइड्रोजन गैस बना रहा है, नहीं बना रहा है, सीधे जल का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, लेकिन यह अभिक्रिया करके तुरंत जल का निर्माण कर लेता है। यहां पर जो अभिक्रिया होता है और इससे जो हाइड्रोजन गैस बनता है, यह हाइड्रोजन गैस अलग नहीं होता है, बल्कि जैसे ही अभिक्रिया होता है तो तुरंत जल का निर्माण कर लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहां पर आपका अभिक्रिया समाप्त हो जाता है। अब ज्यादा अभिक्रिया 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। यदि आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं तो समझिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछेगा। तो चलिए, चूंकि अभिक्रिया वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए हम एक बार कोशिश करेंगे कि दोबारा से इसका रिवाइज करा दें। तो चलिए एक बार ध्यान से आप लोग समझिएगा, सिर्फ 2 मिनट का समय लेंगे और आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि धातु जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 रिएक्शन हम आपको बताए। उसके बाद हम आपको अगला बताए कि मैग्नीशियम धातु ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि जो मैग्नीशियम धातु होता है यह हमेशा गर्म जल से अभिक्रिया करता है, और गर्म जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आपको अगला क्या बताए, ध्यान से आप लोग समझिए। अगला हम आपको बताए कि एल्युमिनियम, लोहा और जिंक, यह तीनों जो धातु होते हैं यह न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, बल्कि यह जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहां पर हम आपको एल्युमिनियम का जलवाष्प के साथ अभिक्रिया, लोहा का जलवाष्प के साथ अभिक्रिया और जिंक का जलवाष्प के साथ अभिक्रिया, यह तीनों अभिक्रिया करके बता दिए, और इसके फलस्वरूप क्या बनता है इसके बारे में भी हम आपको बता दिए। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताएं कि तांबा, चांदी, गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है, यह चारों धातु जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि न तो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करेगा, न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और न ही जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। और चूंकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए जो टैंकर होता है यह तांबा का ही बनाया जाता है। अभी हम आपको नीचे में एक प्रश्न बताए थे यहां पर कि लोहा का टैंकर क्यों नहीं बनाया जाता जबकि तांबा का बनाया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो तांबा होता है यह जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब उसके बाद अगला अभिक्रिया हम आपको बताए कि धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। तो यहां पर हम आपको बताए कि धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन
गैस बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी हम आपको बता दिए। तो कुल मिलाकर के यही 4 महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। यदि आप लोग इतना ध्यान रखते हैं तो फिर इससे बाहर का एक भी अभिक्रिया नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब इसके बाद एक अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि कह रहा है कि एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया, चलिए पहले सिंपल भाषा में हम आपको समझाते हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है। आप लोग कोई आभूषण लेकर के कभी सुनार के पास गए होंगे। कब गए हैं? जब आभूषण बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसे साफ करवाने के लिए आप लोग सुनार के पास जाते हैं, यानी कि सोने के दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा यह आभूषण गंदा हो गया है, इसे साफ कर दीजिए। तो सुनार क्या करता है कि उस आभूषण को एक लिक्विड में डालता है, एक पानी जैसा लिक्विड होता है उसमें डालता है और डाल करके साफ करके निकाल देता है। तो यह जो लिक्विड होता है इसी को एक्वा रेजिया बोला जाता है। ठीक है, यह जो लिक्विड होता है इसी को क्या बोला जाता है? एक्वा रेजिया बोला जाता है, जिससे आभूषण साफ किया जाता है। और यह जो लिक्विड होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है, जिसमें 3 हिस्सा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 हिस्सा होता है नाइट्रिक एसिड। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि एक्वा रेजिया क्या होता है तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से बताना है कि यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है। एक्वा रेजिया जो है यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है, जिसमें HCl और HNO3 3:1 के अनुपात में मिले होते हैं। यानी कि जो HCl है यह 3 हिस्सा रहेगा और जो HNO3 है यह 1 हिस्सा रहेगा। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 हिस्सा और नाइट्रिक एसिड कितना रहेगा? 1 हिस्सा रहेगा। चलिए, और कह रहा है कि इसके मिश्रण को ही एक्वा रेजिया कहा जाता है। यानी कि जो 3 हिस्सा यह मिल गया और 1 हिस्सा यह मिल गया, यह दोनों के मिश्रण को ही एक्वा रेजिया बोला जाता है। इसे भभकता हुआ द्रव्य भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि भभकता हुआ द्रव्य किसे कहा जाता है तो आपको बताना है एक्वा रेजिया को। यह सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से गला सकता है। यदि आप लोग कोई आभूषण लेकर के सुनार के पास जाते हैं और वह आपको साफ करके दे देता है तो आपको लगता होगा कि हमारा आभूषण साफ हो गया, लेकिन वह साफ नहीं होता है, बल्कि ऊपर वाला एक लेयर को ही गला करके हटा देता है। क्योंकि यह जो है एक्वा रेजिया जो है यह सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से गला सकता है। ध्यान रखिएगा, सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से गला सकता है। इस मिश्रण का उपयोग आभूषणों को साफ करने में किया जाता है। तो यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। एक्वा रेजिया के बारे में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें HCl और HNO3 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसे भभकता हुआ द्रव्य भी कहते हैं। यह सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से गला सकता है। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो आभूषणों को साफ करने में। तो यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि अधातुओं के रासायनिक गुण धर्म को लिखें। अभी हम आपको सबसे शुरू में धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बताए, लेकिन यहां पर कह रहा है कि अधातुओं के रासायनिक गुण धर्म के बारे में लिखें, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां के आगे जितने सारे भी शेष प्रश्न बचे हुए हैं इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि अगले क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो कुछ भी हम आपको बताए अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभिक्रिया वाला प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इस वजह से हम 2-3 बार रिवाइज करके बताए ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, एक बार में ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि यह पूरा वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में जो कुछ भी हम आपको बताए आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।